जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो हम लोग आर्टिकल 16 पे बात कर रहे थे। आर्टिकल 16 के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मंडल कमीशन, जो आपका मंडल आयोग था। ठीक है, देखिए जो ओबीसी को 27% जो आपका 16(4) के अंतर्गत जो आपका रिजर्वेशन की बात की जाती है, तो 20% जो रिजर्वेशन है आपका ओबीसी कोटा, ठीक है, वो आपको कैसे दिया गया, क्योंकि इसके पहले सिर्फ SC ST को ही आपका रिजर्वेशन दिया जाता था। ठीक है, तो मंडल कमीशन कैसे कब लागू हुआ, मंडल कमीशन के पहले कौन सा आयोग था और मंडल कमीशन के बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद क्या इफेक्ट पड़ा आफ्टर मैथ, इस पे हम लोग भी प्रॉब्लम्स होगी, उसको हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि 1977 में आपकी जो एक नई जनता पार्टी सरकार बनी, मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बने, और मोरारजी देसाई ने 1979 में 1979 में एक आयोग गठित की, दूसरा बैकवर्ड क्लास, ठीक है, जो आपका पिछड़ा वर्ग था, ठीक है, पिछड़ा वर्ग का एक आयोग गठित किया, जिसके चेयरमैन थे बीपी मंडल जो संसद के सदस्य थे। ठीक है, और इसी के नाम पे इसे मंडल कमीशन कहा जाता है। याद रखिएगा कि आपका दूसरा बैकवर्ड क्लास कमीशन था। ठीक है, इसके पहले आपका पहला जो बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था, वो बनाया गया था 1953 में, जिसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1955 में, लेकिन उस रिपोर्ट का फिर आगे कुछ किया नहीं गया, जो भी रिकमेंडेशन थी उसको मानी नहीं गई, यानी कि इसे लागू नहीं किया गया। ठीक है, फिर 1955 में अपना रिपोर्ट पेश किए काका कालेलकर, और काका कालेलकर के बाद फिर जब 1979 में मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बीपी मंडल के अंदर में फिर एक दूसरा आपका पिछड़ा वर्ग कमीशन एक बनाया, जिसने अपना रिपोर्ट पेश किया 1980 में। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो आपके बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी रिकमेंडेशन है, ये सब चीजें आपका आता है आर्टिकल 340 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 340 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के जो संविधान है उसका जो अनुच्छेद 340 है, अनुच्छेद 340 से जो राष्ट्रपति होता है वो अपॉइंट कर सकता है, कमीशन गठित कर सकता है। ठीक है, कमीशन गठन करने का उसे अधिकार है। द प्रेसिडेंट में अपॉइंट और ऑर्डर टू अपॉइंटमेंट और कमीशन, मतलब कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डर दे सकता है या कोई कमीशन गठित कर सकता है। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं सोशली इकोनॉमिकली, उनको वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये अनुच्छेद 340 से के अंतर्गत इस कमीशन को बनाया गया। ठीक है, और ये कमीशन ने 1980 में इसने अपना रिपोर्ट पेश किया, और उसने बताया कि उस समय 3743 जो जातियां थी वो बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आती थी। मतलब पूरे भारत का अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें तो 52% इनका पॉपुलेशन था, मतलब पूरे भारत का 52% इनका मतलब योगदान है। और जो आपका कमीशन था, इसने ओबीसी यानी एक अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% रिजर्वेशन का रिकमेंड किया। ठीक है, याद रखिएगा कि उसके पहले एक और केस हो चुका था 62 में, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 50% का एक कैप बना दिया था, यानी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो इस 50% को रिजर्वेशन को ध्यान रख के मंडल कमीशन में 27% आरक्षण की बात की गई। अब 1980 में रिपोर्ट पेश हुआ, उसके बाद 80 में जो जनता सरकार चली गई, जनता सरकार जाने के बाद फिर से जो इंदिरा गांधी थी वो सरकार में आई, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। फिर 84 में उनकी असैसिनेशन हो गया, 84 में उनकी हत्या हो गई, 84 के बाद फिर आए आपके उनके बेटे राजीव गांधी ने भी कुछ नहीं किया, और 89 में फिर एक नई सरकार बनी, मतलब इलेक्शन हुआ, किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, और फिर से कुछ समय के लिए एक नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए भारत में, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और विश्वनाथ प्रताप सिंह मतलब ये कह सकते हैं कि मिलीजुली सरकार चला रहे थे, इनके पास फुल मेजॉरिटी नहीं थी, और इन्होंने जो कह सकते हैं कि उस समय आपका एक लड़ाई चल रहा था, कमंडल वर्सेस मंडल।
ठीक है। कमंडल वर्सेस मंडल का मतलब कह सकते हैं कि जो आपके सवर्ण जातियां थी और जो आपके बैकवर्ड क्लासेस थे, ठीक है, अपर कास्ट और जो आपके ओबीसी क्लास थे, इनके बीच में एक लड़ाई था। तो कमंडल का मतलब कह सकते हैं कि जो आपके अपर कास्ट और जो मंडल जो आपके थे, एक तरह से मंडल को हम लोग ओबीसी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सरकार ने को लगा कि जाहिर सी बात है भाई 52% इनकी पॉपुलेशन है, तो फिर इनको खुश कर दें और इलेक्शन होगा तो फिर हम जीत जाएंगे। और इसी कारण से बिना कुछ सोचे समझे जो रिकमेंडेशन थी, मतलब कह सकते हैं कि जो आपका जो आयोग की जो रिपोर्ट थी वो मतलब धूल फाक रही थी, किसी ऐसे पड़ी हुई थी, झाड़ फूक कर उसे बाहर निकाला और जो लिखा था सीधा सीधा सब कुछ उसको उन्होंने लागू कर दिया। यानी कि रिपोर्ट की सारी बातें ज्यों की त्यों उन्होंने पूरा लागू कर दिया, सिर्फ इलेक्शन माइंडसेट की वजह से, सिर्फ वोट पाने के उद्देश्य से उन्होंने ज्यों का त्यों उन्होंने लागू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने लागू किया पूरे देश में आग लग गई। उसके बाद बहुत मतलब कह सकते हैं कि पुरजोर तरीके से बहुत तरीके से उसका विरोध हुआ, और विरोध होने के बाद भी कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग, और लेकिन सरकार जो भाई जाहिर सी बात थी उसने लागू कर दिया, वो हटा तो वापस तो लेगी नहीं। उसके बाद आए फिर 1990 में वो गए, फिर उनकी सरकार चली गई। उसके बाद फिर चंद्रशेखर सिंह की सरकार आई, चंद्रशेखर सरकार, उनकी भी सरकार नहीं चल पाई, और 91 में फिर से कांग्रेस आपकी मेजोरिटी में आ गई, और कांग्रेस के फिर से आने पर नए प्रधानमंत्री बने आपके नरसिम्हा राव। और इन्हीं नरसिम्हा राव के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, जो मतलब कह सकते हैं कि वही समय था जब भारत एक रेवोल्यूशन था भारत में, जो हमारा कह सकते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला जो समय चल रहा था। नरसिम्हा राव ने क्या किया कि जो आपके पुअरर सेक्शन अमंग द ओबीसी, यानी कि जो ओबीसी में जो गरीब तबका थे उनको 27% का आरक्षण दिया, और दिया जो अनदर 10%, यानी कि जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास थे उनको 10% रिजर्वेशन दिया, ठीक है, 10% का रिजर्वेशन दिया। अब देखिए जो अभी हमारे यहाँ जो आपका 103 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2019 में, जिसके अंतर्गत आपके जो मोदी सरकार थी इसने 10% आपका इकोनॉमिक, एक आपका नया टर्म आया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग थे उनको 10% का आरक्षण दिया गया। नरसिम्हा राव सरकार ने भी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन दिया था, लेकिन याद रखिएगा कि ये रिजर्वेशन जो दिया गया था ये कोई मतलब जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इकोनॉमिक आधार पे सेक्शन को बांटने का बात ही नहीं किया गया है, यानी कि सामाजिक रूप से पिछड़ापन, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कहीं बात ही नहीं है। मतलब आर्थिक रूप से पिछड़ेपन जो अपर कास्ट हैं उनको ये 10% आरक्षण दिया गया था। बाद में चल के क्या हुआ कि 1992 में एक फेमस मंडल केस कहते हैं, जिसका इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा साहनी वर्सेज भारत सरकार 1992 का फेमस केस है, जिसे फेमस मंडल केस कहते हैं, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये जो 27% का जो रिजर्वेशन है ये ठीक है, लेकिन ये प्रमोशन में लागू नहीं होगा, प्रमोशन में लागू नहीं होगा, शुरू के 5 साल तक होगा, लेकिन उसके बाद ये काम नहीं करेगा। तो 1995-97 में इसे खत्म कर दिया, यानी प्रमोशन में खत्म हो गया। दूसरा इसने कहा है कि जो रिजर्वेशन ऑफ अनदर 10% ऑफ जॉब ईबीएस वाले जो 10% वाला जो अपर कास्ट को दिया जा रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया। इसीलिए 2019 में जब सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जब 10% रिजर्वेशन देने की बात की थी, तो सबसे पहले उसने संविधान में संशोधन करके 16(6) एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया, और जब एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया तो उस नए आर्टिकल से सरकार ने पावरली कॉन्स्टिट्यूशन से तब जाके उसने 10% का रिजर्वेशन दिया, तो इसलिए ये संवैधानिक हो गया। नरसिम्हा राव सरकार ने जो 10% दिया था वो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर ले ही नहीं रहा था, उसको उनको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए 2019 वाला जो कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रांग है। अब ये अगर केस सुप्रीम कोर्ट में गया भी तो जाहिर सी बात है वो निरस्त नहीं होगा। तो इंदिरा साहनी केस में 27% वाले रिजर्वेशन को तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, लेकिन 10% वाले को निरस्त कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे रिकमेंड किया। सबसे पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रीमी लेयर मतलब कहा कि जो ओबीसी में जो ऊपर मतलब आ गए हैं, मतलब जो ओबीसी को कैटेगरी में ही जो मतलब जो समर्थ लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, मतलब उनको आरक्षण का सुविधा नहीं मिलेगा। और इस क्रीमी लेयर के अंतर्गत कौन आएगा, इसके लिए एक कमेटी गठन की गई जिसका नाम था राम नंदन कमेटी। राम
नंदन कमेटी, क्रीमी लेयर के लिए रामनंदन कमेटी गठित की गई थी 1993 में। और इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत कौन कौन लोग आएंगे, उसको सीधा सीधा उसको ले लिया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, रामनंदन कमेटी फॉर क्रीमी लेयर 1993 में इसे बनाया गया था। इसके अलावा इंदिरा साहनी केस में साफ साफ कहा गया कि जो 50% का जो कैप है, 50% वाला, वो क्रॉस नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। लेकिन अगर बहुत एक्स्ट्रा सिचुएशन आ जाए, नया मतलब एक कह सकते हैं कि यूनिक सर्कमस्टांसेस में अगर ये 50% का अगर कोटा अगर क्रॉस कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में 50% का नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसने साफ साफ कहा था जो कैरी फॉरवर्ड है, कैरी फॉरवर्ड में भी कोटा जो था वो 27% वाला वो लागू था। कैरी फॉरवर्ड का मतलब सीधा से समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई सीट है इस साल नहीं भरी, तो उसको हम अगले साल जब वैकेंसी आएगी तो उस सीट को हम अगले साल उसमें ऐड करके उसे हम भर देंगे। ये आपका कैरी फॉरवर्ड वाला था। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थे आपके इंदिरा साहनी जजमेंट में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट में जो EWS वाला जो सेक्शन है उसमें बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।